नमस्कार साथियों, फिर से आप लोगों के बीच हूँ मैं। कल लास्ट आप लोगों ने चंद राजवंश को पढ़ा था। माफ़ी चाहूँगा कि बड़ी हड़बड़ाहट में मैंने जो है वीडियो को समाप्त कर दिया और आधे घंटे की वीडियो पे ही हमने, हालांकि बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी आप लोगों को, नई सुनने में मिली होंगी। हालांकि फैक्ट तो खैर कुछ नहीं बदलने हैं, फैक्ट तो जो आप लोगों की किताबों में जिस तरीके के हैं वही होने, पर कुछ कहानियाँ आप लोगों की शायद बदली होंगी, कुछ कहानियाँ नहीं सुनी होंगी आप लोगों ने। पर आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं और कोशिश करते हैं कि चंद राजवंश की सीरीज़ को 2-3 वीडियोज़ के माध्यम से समाप्त कर सकें। चलिए तो देखते हैं क्या पढ़ कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या हम वहाँ से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, चंद्र राजवंश को हमने पढ़ा, चंद्रवंश की स्थापना के संबंध में जो जो तथ्य थे वो पढ़े। हमने बोला था चंद्र राजवंश को 2 हिस्सों में बांटा, चंपावत काल और अल्मोड़ा काल। सोमचंद से कीर्तिसन तक हम लोग चंपावत काल पढ़ेंगे और अभी हम चंपावत काल ही पढ़ रहे हैं। और जैसे ही भीष्मचंद में आएंगे, भीष्मचंद के बाद जो होगा वो अल्मोड़ा काल का पॉइंट शुरू हो जाएगा। कल आप लोगों ने सोमचंद को पढ़ लिया, इंद्रचंद को पढ़ लिया, अभयचंद को पढ़ लिया। और अभयचंद के संबंध में देखिए, एक ताम्रपत्र का मैंने जिक्र आप लोगों के सामने किया था। 3 जून 989 ईस्वी का ये ताम्रपत्र है। फिर वीरचंद पढ़ लिया था, थोरचंद हो गया था। और मुझे लग रहा है लास्ट आप लोग थोरचंद समाप्त होने तक ही, या मुझे लग रहा है डोटी, ये क्राचल देव का जो वो पढ़ा था वहीं तक हम लोग चल पाए थे कल। तो उससे आगे हम लोग चलते हैं। 23वें शासक के तौर पर जो है हम थोरचंद या थोरचंद को पढ़ते हैं। इसके बारे में भी हम कल काफ़ी चर्चा कर चुके थे। त्रिलोकचंद की बात करें तो त्रिलोकचंद ने जो है छखाता, यानी कि वर्तमान नैनीताल क्षेत्र को जीत करके भीमताल में एक किले का निर्माण करवाया। और इसी की बात हम कर रहे थे कि ये पहला ऐसा शासक था जिसने कत्यूरियों के ऊपर हावी होने की कोशिश की और पाली और बारामंडल क्षेत्र में अधिकार दर्ज किया। इसके बाद बहुत सारे और शासक हुए जिनके बारे में हमने कोई चर्चा नहीं की। फिर हम लोग पहुँचे हैं गरुड़ ज्ञानचंद। गरुड़ ज्ञानचंद से आगे हम लोगों ने आज असल में देखना है। गरुड़ ज्ञानचंद का जो समयकाल हमारे पास है वो है 1374 से 1420। अब हम 1374 से 1420 का जो ये ताम्रपत्र देख रहे हैं बेसिकली, अब इस ताम्रपत्र की अब अगर हम व्याख्या करते हैं ना, तो यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, बहुत सारे ऐसे तथ्य देखने को मिलेंगे। देखिए, मैं नीचे एक बार स्क्रॉल करके पूरा का पूरा पॉइंट आप लोगों के सामने लेके चल रहा हूँ। संभवतः आप लोग ये चीज़ों को समझ सकेंगे। थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में भी ये चीज़ सामने आई है, ये दिक्कतें सामने आई हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसकी बात, हम बात कर रहे थे राजा गरुड़ ज्ञानचंद की। तो गरुड़ ज्ञानचंद की बात करें तो देखिए, इसका जो समय काल हमें मिला हुआ था, वो समय काल मिला था 1374 से लेकर के 1374 से 1420 के बीच का जो है समय काल मिला हुआ है। अब हम इसकी बात करें, देखिए आप लोग सुनते होंगे बहुत सारी पुस्तकों में, मैं थोड़ा सा अब उन चीज़ों की तरफ भी ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा आप लोगों का जिन चीज़ों को अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा, या जिन चीज़ों के बारे में आप लोगों ने अभी तक पुस्तकों में नहीं पढ़ा। गरुड़ ज्ञानचंद की बात करें तो इसने जो है, माना ये जाता है कि 1374 ईस्वी में जो है इसने मांडलिक राजा के तौर पर जो है शासन प्रारंभ किया होगा। मांडलिक राजा का आशय ये है कि कल शायद हमने चर्चा भी कर ली थी मांडलिक राजा के संबंध में, कि वो किसी न किसी के अधीन जो है इसने शासन कार्य किया होगा। इसे ज्ञानचंद प्रथम या गुरु ज्ञानचंद के नाम से भी जाना जाता है। खैर बहुत सारे सरनेम या सब बहुत सारे उपनाम होते हैं, हो सकते हैं। इसके जो गरुड़ नाम है, गरुड़ नाम के पीछे ये एक जो है, एक तरीके से हम ये कह लें कि एक कथा है, एक कहानी चलती है। जो कहानी इस तरीके की है कि ज्ञानचंद दिल्ली के बादशाह जो उस समय समकालीन थे, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गया और इसने जो है कत्यूरी शासकों से ही जो है माल क्षेत्र मतलब तराई भाबर का जो क्षेत्र है उसके संबंध में ये बात कही कि ये क्षेत्र कत्यूरियों के समय से ही जो है कुमाऊं के अधीन था, इसलिए इसे बुंदेलखंड और क्या बोलते हैं रोहिलखंड वगैरह वगैरह ऐसे क्षेत्रों से हटा करके इसे कुमाऊं को दिया जाए।
और यहीं देखिए इसी समय बोला जाता है कि जब ये फ़िरोज़ शाह के सामने थे, फ़िरोज़ शाह के दरबार में थे, ओपन दरबार लगती थी तब, तो फ़िरोज़ शाह के जब दरबार में थे तो माना ये जाता है कि या कहा ये जाता है, जो कहानी प्रचलन में है, लोक कथा जो प्रचलन में है इन्होंने इनके संबंध में, वो कहते हैं कि ज्ञानचंद ने जो है उड़ते हुए गरुड़ को मार गिराया था, जो कि मुझे सही नहीं लगता। उड़ते हुए गरुड़ को मार गिराया था, बादशाह ने खुश होकर के जो है इन्हें गरुड़ की उपाधि दी और माल की पूरी जागीर दे दी। अब आप लोग एक चीज़ में मेरे को क्यों सही नहीं लगता, या फिर देखिए आप लोग इस चीज़ को सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, इस बात को थोड़ा सा पॉइंट आउट भी करते हुए चलें। गरुड़ एक तरीके से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पवित्र है। देखिए क्यों पवित्र है, गरुड़ हो गया, गौरैया हो गई और गाय, तीन गौ से जो नाम आते हैं वो पर्वतीय परिदृश्य में बहुत ज़्यादा अहम है। सबसे पहले हम बात करें गाय की, तो गाय तो माँ के समान रखा जाता है, उसको मारा जाना मतलब आप लोग समझ लीजिए पाप का भागीदार। अगर गाय की हत्या होती, गौ हत्या होती है, तो उसके लिए फिर आपको उसको ब्रह्म हत्या के समान जो है दोषी माना जाता है। ऐसे ही गरुड़ की बात करें, क्योंकि गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है, भगवान विष्णु का वाहन होने की दशा में क्या कोई शासक जो कि इतना धार्मिक प्रवृत्ति से घिरा हुआ हो, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा कुमाऊं हो या पर्वतीय प्रदेशों की बात करें तो चलिए कुमाऊं में तो कुछ ज़्यादा ही रहा है इन चीज़ों का प्रचलन। कुमाऊं में राजा जो है चारों तरफ से ब्राह्मणों से घिरा हुआ है, और ब्राह्मणों से घिरे होने के कारण ये ऐसी भूल कभी नहीं कर सकता कि वो गरुड़ को मारे। देखिए गरुड़ को मारने का मतलब फिर वो उसके पश्चाताप के लिए काम करेगा, गरुड़ को मारने का मतलब पाप का भागीदारी होना, बहुत सारी चीज़ों में आप लोग समझ लीजिए कि वो भगवान जो हमारी आस्था का केंद्र है उस पर आक्रमण नहीं कर सकता। हालांकि ये संभव है कि गरुड़ जो है निशान था किसका, गढ़वाल राजवंश का। गढ़वाल राजवंश की ध्वजा जो थी गरुड़ ध्वज बोलते हैं उसे, और विष्णु को भी गरुड़ ध्वज बोलते हैं। गरुड़ ध्वज मतलब गरुड़ उनकी ध्वजा पे रहता है। खैर हम बात करें गरुड़ ध्वज की, तो गढ़वाल गरुड़ ध्वज है, तो ये संभव है कि गरुड़ का मतलब गढ़वाल रहा हो। ये एक कोड है कि कोड के तौर पर ये कह सकते हैं कि उसने हो सकता है समकालीन गढ़वाल को पराजित किया हो, और इस वजह से हो सकता है उसे गरुड़ का नाम दिया गया हो। मैं इस कहानी को थोड़ा सा इसलिए पॉइंट आउट भी कर रहा हूँ कि गरुड़ को मारना एक सामान्य उस समय के राजा के लिए पॉसिबल नहीं था, या वो संभव नहीं था कि वो गरुड़ को मार लेता और सामान्य आकर के गद्दी पे भी बैठ जाता, इतना संभव उस समय नहीं था। खैर देखिए एक और बात बताएं, देखिए आप लोग पढ़ते हैं जैसे डॉक्टर अजय राउत सर ने लिखा हुआ है, डॉक्टर अजय राउत सर कहते हैं कि ये सब जो है मांडलिक राजा थे, शुरुआती राजा। पर यहाँ पर एक नया तथ्य हम बात करेंगे। देखिए 1391 का एक ताम्रपत्र जो अभी हमें हाल ही में प्राप्त हुआ, मैं यहाँ पर इंक्लोज उसे नहीं कर पाया, बट यहाँ पे 1591 हो गया गलती से, ये 1391 है। 1391 का एक ताम्रपत्र जो हमें मिला है, और उस ताम्रपत्र में पहली बार जो है पहली बार शब्द का प्रयोग किया गया है, जो शब्द है आपका महाराज ज्ञानचंद जी। महाराज ज्ञानचंद जी का मतलब क्या है? देखिए एक सामान्य जो मांडलिक राजा होता है वो केवल महाराज लिखने का अधिकारी होता है, जबकि महाराजाधिराज वही राजा लिख सकता है जो एक स्वतंत्र शासक हो, तो ये माना जाएगा। देखिए मैं इस पॉइंट पे भी इसलिए तवज्जो दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है डॉक्टर अजय राव सर ने इसे इस पॉइंट पर तवज्जो नहीं दिया है। उन्होंने शायद ये ताम्रपत्र 1391 वाला ताम्रपत्र नहीं देखा होगा। यहाँ 1591 टाइप हो रखा है, देखिएगा यहाँ पे, पर ये 1391 होना चाहिए। उन्होंने शायद ये ताम्रपत्र नहीं देखा अब तक, इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि भारती चंद, उनके हिसाब से भारती चंद पहला स्वतंत्र शासक था, जबकि देखिए मैंने बोल रहा हूँ कि इसने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। 1391 का एक ताम्रपत्र है जिसमें महाराजाधिराज की उपाधि हासिल कर रहा है, धारण कर रहा है। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने का सीधा आशय समझ जाइएगा क्या है कि वो स्वतंत्र राजा बन गया। तो 1391 के ताम्रपत्र से हमें स्पष्ट होता है कि पहला चंद शासक जिसने स्वतंत्र सत्ता हासिल करी वो आपका कौन था? भारती चंद नहीं था, बल्कि कौन था? ज्ञानचंद था। इस फैक्ट को आप लोग करेक्ट करते हुए आगे चलेंगे। और देखिए इसके समय पे
प्रसिद्ध सेनापति जो है नीलू कठायत की बात कर रहे हैं। देखिए, प्रसिद्ध सेनापति नीलू कठायत या कुमाऊं के वीर भड़ों में से जो सबसे पुराने वीर भड़ों में से आता है, वो आता है सेनापति नीलू कठायत का नाम। नीलू कठायत के बारे में कहा जाता है कि ये ज्ञानचंद के समय का जो है वीर भड़ था। इसे जो है ज्ञानचंद ने जो है तराई क्षेत्र में अधिकार करने के लिए भेजा था, और नीलू ने जो है जो रोहेले और बुंदेली हमारे क्षेत्र में थे, या रोहेले कह लीजिए, अधिकतर तो उन्हीं का कब्जा रहा है। रोहेले जो रहे या मुस्लिम्स जो इस क्षेत्र में आक्रांता थे, मुस्लिम आक्रांता या मुस्लिमों ने जो कब्जा किया था इस क्षेत्र में, उसे नीलू कठायत ने जो है जीत करके ज्ञानचंद की झोली पे डाला। यानी कि तराई क्षेत्र को पर अधिकार करवा करके एक तरीके से नीलू कठायत ने दिया। और जब नीलू कठायत ने ये चीज़ करी है, तो उसके बाद देखिए नीलू को भी क्या बोलते हैं, रिवॉर्ड के तौर पर नीलू को क्या मिला, नीलू को रिवॉर्ड के तौर पर कुमैया खिल्लत दी गई। अब आप लोग देखिए, जब तक इस चीज़ को नहीं समझेंगे ना, तब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। अक्सर आप लोग कुमैया खिल्लत, अब कई सारे संस्थान या कई सारे हमारे माँ साहब लोग ये करने लगे हैं, या कई सारे टीचर्स ये करने लगे कि कुमैया खिल्लत की उपाधि किसे दी गई। उपाधि नहीं होती। देखिए, ये कुमैया खिल्लत क्या है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को समझ जाएं कि ज्ञानचंद पहला शासक है जो दिल्ली दरबार तक पहुँचा है, और आप लोगों ने ऊपर पढ़ लिया फिरोज शाह तुगलक के दरबार में वो मौजूद रहा वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो अब आप लोगों को ये जानना चाहिए, देख लीजिए, क्योंकि मुस्लिम दरबार में जाने का मतलब है, दरबार में जो दरबारी आते थे मोस्टली, वो मान लीजिए अगर दरबारी व्यक्ति हैं, दरबारी मतलब जो भी क्या बोलते हैं, पदाधिकारी हैं, चाहे वो दीवान हो, वजीर हो, कोई भी हो, तो उन पदाधिकारियों को एक विशेष खिल्लत दी जाती थी। उस खिल्लत को पहनने के बाद, यानी कि वो उस खिल्लत को धारण करने के बाद ही कोई व्यक्ति दरबार में आ सकता था। तो ज्ञानचंद ने भी क्या काम किया, ज्ञानचंद ने भी कुमाऊं में वापस आकर के अपने यहाँ कुमैया खिल्लत की प्रथा शुरू करी। और कुमैया खिल्लत एक विशेष तरीके की पोशाक होती है बेसिकली, जो उस समय दिल्ली दरबार के राजा द्वारा जो है दिए जाने की प्रथा थी। खिल्लत को एक तरीके से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, खिल्लत को सिरोपाव भी कहते हैं। सिरोपाव मतलब कि ऊपर सर से लेकर पाँव तक का क्षेत्र पूरा का पूरा इसमें आता है। इसमें क्या क्या दिया जाता है, देखिए, जिसमें सिर की पगड़ी सबसे महत्वपूर्ण चीज़। देखिए, दूसरा पटका। अगर आप लोगों ने कभी पुरानी फिल्में या ऐसी फिल्में जो पुरानी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड फिल्में हों, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो एक तरीके से राउंड शेप में कंधों से नीचे जो दुपट्टा नुमा जो वस्त्र धारण किया जाता है, उसे पटका कहा जाता है। तो वो पटका। और तीसरा जामा मतलब नीचे का जो अभी पटियाला सूट की तरह, पटियाला सूट या पटियाला पैंट की तरह जो नीचे आपका ऊपर से फैला और नीचे की तरफ सकरा सा जो पैंट बनती है, या महिलाओं का कपड़ा जो पहना जाता है महिलाओं द्वारा, क्या बोलते हैं उसे, जो सलवार पहनी जाती है एक तरीके से, उस सलवार को आप लोग जामा कहते हैं बेसिकली। अगर आप पुराने कॉन्सेप्ट को देखें, पुराने दिल्ली दरबार के आपके नियमों को देखेंगे, तो आप लोग ये समझ पाएंगे कि सिरोपाव क्या थी, खिल्लत क्या थी। तो याद रखिएगा, खिल्लत को सिरोपाव कहते हैं। इसमें तीन चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, एक तो सिर की पगड़ी, दूसरा पटका जो राउंड या क्या बोलते हैं क्रॉस में जो पहना जाता है, और तीसरा जामा जो निचले अंग में पहना जाता है। तो ये जो है नीलू कठायत को दिया गया। अब आप लोगों ने सुना जरूर होगा कि जब जस्सा कमलेखी ने इसे मरवाने की कोशिश करी थी, तो क्या स्थिति आई थी। अभी मैं आगे इसकी कहानी पूरी करूंगा, पहले सुन लीजिएगा हुआ क्या था नीलू कठायत के बारे में। देखिए, नीलू कठायत जैसे ही तराई जीत करके आया, तराई जीतने के बाद इसे बहुत सारी जागीर मिली। करीब माल मतलब तराई में से 3 गांव दिए गए, और 12 जिउला ज़मीन जो है पर्वतीय क्षेत्र में दी गई नीलू कठायत को। अब खैर, मैंने यहाँ इन चीज़ों को मेंशन नहीं किया, केवल सुनाने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, इतनी सारी चीज़ें की, और उसके बाद सनद वगैरह अन्य चीज़ें तो दी। अब क्या हुआ कि नीलू कठायत की वीरता से जो है, अन्य दरबारी नाम था जिसका जस्सा कमलेखी, नीचे हैं जस्सा कमलेखी लिखा हुआ, आप लोग देखेंगे। जस्सा कमलेखी नामक जो व्यक्ति था, जो अन्य दरबारी था, वो चिढ़ता था किससे, नीलू कठायत से। नीलू कठायत से चिढ़ने की दशा में उसने क्या किया कि राजा के कान भरने शुरू कर दिए। राजा के कान भरने की परंपरा में राजा मतलब एक तरीके से वो चापलूस तो था ही। अब चापलूस था तो राजा को झांसा देकर या पट्टी पड़ा करके वो क्या करने लगा,
क्या बोलते हैं जो खिल्लत मिली थी, उसे असल में दिक्कत खिल्लत से थी कि उसे विशेष खिल्लत मिली हुई है, विशेष वैल्यू नीलू कठायत को मिल रही है। तो जस्सा कमलेखी इस बात से चिढ़ करके क्या बोलने लगा राजा को कि राजा जो है जस्सा क्या बोलते हैं नीलू कठायत तो अब आपको कुछ समझता नहीं है, उसने जो है पूरे को पूरे उसमें ऐसा फैला रखा वैसा, मतलब एक तरीके से उसने जो है दरबारी जैसे षड्यंत्र होते हैं वो षड्यंत्रों को रचना शुरू कर दिया। और कहीं ना कहीं राजा भी कॉम्प्लेक्सन की भावना से पीड़ित था। राजा को लगता था कि वास्तव में ये है तो ताकतवर व्यक्ति, अब ताकतवर व्यक्ति है ये सुन करके, ये सोच करके उसने जो है जस्सा कमलेखी की बात सुनी। और हुआ क्या, जस्सा कमलेखी के कहने पर सबसे पहले देखिए राजा की तरफ से जस्सा कमलेखी ने नीलू कठायत के दो पुत्रों को जो है बुलवाया। कहाँ बुलवाया, अपने राज दरबार में बुलवाया। बच्चे बहुत बड़े नहीं रहा कर ये कह सकते कि बच्चे बहुत बड़े नहीं हुआ करते होंगे, छोटे ही बच्चे रहे होंगे, तो उनको बुलवाया। एक तरीके से जस्सा कमलेखी की पूरी साजिश थी। और नीलू कठायत ने ये बात घर में अपनी पत्नी को कह दी थी कि बच्चों को जो है दरबार ना भिजवाया जाए। हो सकता है वहाँ उसने ये बात बोल दी थी जस्सा कमलेखी वहाँ रहता है और जस्सा कमलेखी मुझसे जो है जलन की भावना रखता है और वो हो सकता है बच्चों को मरवाने की कोई साजिश रच दे। तो ये बात नीलू कठायत ने कही। तो नीलू कठायत की पत्नी कहती है आपको राजा के होते हुए डरने की आवश्यकता क्या है, राजा जो है ताकतवर व्यक्ति है या राजा ने बुलावा भेजा है तो ये तो राजाज्ञा है, राजाज्ञा को हम कैसे वो इनकार कर रहे हैं। पर जब नीलू कठायत ने ये बात कही तो उसे भी थोड़ा सा भय था और उसी भय के चलते उसने क्या किया, वहीं राज दरबार के निकट या ये कह लीजिए जो राजधानी के निकट उसके मामा का गांव हुआ करता था, किसके नीलू कठायत का ससुराल हुआ करती थी बेसिकली। तो उसकी माँ ने बच्चों की माँ ने जो है नीलू कठायत के बच्चों को कहाँ भेज दिया, अपने मायके भेज दिया। और रास्ते में ही बच्चे जो है वो ढूंढ नहीं पाए, अपने मामा का घर ढूंढ नहीं पाए और जस्सा कमलेखी उसे मिल गया। उन दोनों बच्चों को जस्सा कमलेखी मिल गया और उसने बहला करके अपने घर ले गया। और अपने घर ले जाने के बाद स्थिति ये आई कि क्या बोलते हैं, जस्सा कमलेखी ने राजा को ये बताना, क्योंकि देखिए किशोर बच्चे रहे होंगे, तो जस्सा कमलेखी राजा को ये बताने लगा कि जो है नीलू कठायत ने अपने बच्चों को तुम्हें मारने के लिए भेज रखा है। तो नीलू कठायत ने अपने बच्चों को तुम्हें मारने के लिए भेज रखा है वाली बात जब राजा ने सुनी तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने बोला कि देखो बच्चों ने पूरी पोल पट्टी खोल रखी है, बच्चों को मैंने अपने यहाँ कैद करके रखा हुआ है और क्या बोलते हैं आप चल करके देखिए। तो जैसे राजा गया, राजा के सामने जो है बच्चे दिखे, तो राजा ने क्या किया, इनकी आंखें निकलवाने का आदेश फरमान जारी कर दिया। तो निकट ही आपका देखिए एक क्वेश्चन और आता है, गोलू देवता का मूल स्थान कहाँ है, आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोगों ने सुना होगा। तो गोलू देवता का मूल स्थान जो है वो है गोरलचोड़ का मैदान, चंपावत में पड़ता है। गोरलचोड़ के मैदान में ले जा करके जो है उनकी आंखें निकलवा दी गई। जब उसके बच्चों के मामा को पता चला कि राजा ने ऐसा कृत्य किया तो बच्चों को लेकर के वो अपने यहाँ आया और नीलू कठायत को एक चिट्ठी भेजी और बोला कि क्या यही तुम्हारी बहादुरी का वो है कि हमारे बच्चों को जो है ये कर दिया। तो नीलू कठायत बड़े गुस्से में, बिल्कुल जिस रूप में था उसी रूप में नीलू कठायत वापस आ गया राज दरबार में आया। तो जस्सा कमलेखी को एक मौका और मिल गया। उसने राजा से सवाल किया कि मेरे बच्चों के साथ वो क्या किया इस तरीके से। तो जस्सा कमलेखी को एक और मौका मिल गया। जस्सा कमलेखी ने राजा के कान में ये बात डाल दी कि देखिए महाराज, ये आपका अपमान हो रहा है, आपने इसे खिल्लत दी थी, ये खिल्लत पहन के दरबार में नहीं आया, बल्कि ये तो साधारण वस्त्रों में ही जो है दरबार में आ गया। ये बात राजा को और ज़्यादा चुभ गई देखिए। और राजा के चुभने के बाद राजा ने जो है नीलू कठायत को कैद करने की बात कही। अब कैद करने की बात कही तो नीलू कठायत था तो क्या बोलते हैं वीर भड़ था और उसे गुस्सा आया और उसने जो है एक तरीके से आक्रमण का पूरा रुख बना लिया और पूरी राजधानी को तहस नहस कर दिया। कहा जाता है कि राजा अपनी जान बचा करके जो है किसी गुफा में छुप गया और जस्सा कमलेखी अपने कमलेख जो उसका किला था या बुंगा बोलते हैं, बुंगे में चले गया। कमलेख नामक जो बुंगा था वहाँ चला गया। और नीलू कठायत बड़े गुस्से में था क्योंकि उसके बच्चों की आंखें निकलवाई गई थी। तो वो राजा को ढूंढते हुए गया। राजा को तो उसने नहीं मारा और कहा कि मैं जस्सा कमलेख को नहीं छोड़ूंगा। और ऐसी दशा में
वो गया जस्सा कमलेखी के घर और गांव में, कमलेख में, और पूरा का पूरा गांव सफाचट करके वहाँ लूटपाट करके वापस कहाँ आ गया। इसका देखिए नीलू कठायत का जो मूल गांव है वो कपरौली है। मैं ये चीज़ और बाद में भी आपको जोड़ूंगा। कपरौली के जो क्या बोलते हैं कठायत लोग हैं, कपरौली के कठायतों को बाद में आप लोग देखोगे रुद्रचंद के समय, तो रुद्रचंद जो है उन्हें क्या बोलते हैं दरोगा नियुक्त करता है। कहाँ का दरोगा? किचन का दरोगा। कब? देखिए वो बाद में, वो क्योंकि अपने पूर्वजों का वो जानता था कि अपने पूर्वजों के जो क्या बोलते हैं नीलू कठायत, जो कपरौली गांव के कठायत जो हैं वो अपने पूर्वजों के हितैषी रहे हैं, इसलिए बाद में जाकर के भी ये कपरौली गांव आपको याद आएगा। खैर मैं वापस आ रहा हूँ। देखिए क्या बोलते हैं कपरौली वापस आया। वापस आने के बाद राजा को इस बात का एहसास हुआ कि मैं तो ठगा गया, जो है जस्सा कमलेखी के आता हूँ। हालांकि राजा कॉम्प्लेक्स एंड डर की भावना अभी भी थी कि वो कभी भी तख्ता पलट कर सकता है नीलू कठायत, फिर भी उसे जो है वजीर का पद वापस बुलाया गया और वजीर का पद दिया गया। और क्या बोलते हैं राजा यानी कि गरुड़ ज्ञानचंद ने क्या सोचा कि ये कभी भी मेरे को तख्ता पलट से या मेरी गद्दी को छीन सकता है, इसलिए उसने मौका देख करके नीलू कठायत की हत्या करवा दी। ऐसे अंत हुआ नीलू कठायत का। और नीलू कठायत का अंत देख लीजिए। पूरी कहानी बहुत लंबी चौड़ी हो सकती है, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी पर नहीं जाना चाह रहा था। नीलू कठायत की हत्या के बाद जो है करीब करीब इसका शासनकाल 45 सालों के आसपास जो है इसका शासनकाल रहा। और उसके बाद अगला शासक जो आता है, अगर हम बात करें, देखिए बद्रीदत्त पांडे के अनुसार मैं चलूँ तो बद्रीदत्त पांडे कहते हैं कि गरुड़ ज्ञानचंद का पुत्र का नाम राजा हरिचंद या हरिचंद था, जिसने करीब 1 साल शासन किया। अब उसको हम माने या ना माने, मैंने सीधे ही हमने किसके तौर पर लेना शुरू कर दिया, ध्यानचंद या उद्यानचंद। अब कुछ ध्यानचंद लिखते हैं, कुछ उद्यानचंद। इनका टाइम पीरियड जो बी.डी. पांडे जी ने डाल रखा है वही यहाँ भी है। थोड़ा सा बाद का अंतिम वर्ष का टाइम पीरियड बदल गया ताम्रपत्रों के उपलब्धता के कारण। तो इसका टाइम पीरियड है 1420 से लेकर के 1422। इसने जो है चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार, परसों में कहीं एक और देखिए, शायद मुझे लग रहा है हमारे किसी ग्रुप में या कहीं एक सवाल चल रहा था, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। तो थोड़ा सा आज की वीडियो मुझे लग रहा है ज़्यादा लंबी बनने वाली है। जो भी हो आप लोग सुनते जाइएगा, अगर बोर लग रहा है तो आप लोग आगे बढ़ जाइए, कोई बात नहीं। कहानियाँ बहुत सारी हैं जो मैं सुनाना पसंद करूँगा, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो परीक्षा उपयोगी है, वो आप लोग यहाँ पर सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बालेश्वर मंदिर की बात करूँ। देखिए यहाँ पर मैंने भी इसे बालेश्वर लिखा है। पहले मैं चाहता हूँ चंपावत में ये जो बालेश्वर मंदिर है वो बेसिकली बालेश्वर न होकर बालेश्वर है। एक गगनौला गांव में है जो बालेश्वर मंदिर है, पर इसका नाम बालेश्वर है। और ये मंदिर किसी चंद राजा के द्वारा नहीं बनाया गया। सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए, ये मंदिर जो था नाथ संप्रदाय मानने वाले लोगों का मंदिर था। अब मैं जिस दिन आप लोगों को देखिए आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जिस दिन आपका चंपावत जिला किसी दिन हम लोग पढ़ेंगे, तो उस दिन मैं आप लोगों को इस नामकरण के बारे में और ज़्यादा डिटेल से बताऊंगा। पर अभी आप लोग इतना जान लीजिए कि चंपावत के नामकरण के संबंध में राजा विक्रमादित्य की बहन, जो कि संन्यास ग्रहण कर चुकी थी, उसका नाम चंपा था। और वो चंपा जो राजा विक्रमादित्य की बहन थी, वो नाथों के साथ इसी बालेश्वर मंदिर में रहती थी, ऐसी मान्यता चलती है, ऐसी मान्यता है। और उसी के कारण जो है राजा विक्रमादित्य द्वारा क्या बोलते हैं यहाँ मंदिर का जीर्णोद्धार या मंदिर का निर्माण का कार्य किया गया। मंदिर से पहले वो एक तरीके से जो नाथ संप्रदाय के आराधक होते हैं उनका पूजा स्थल हुआ करता था। बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें चलते हैं, पर मैं चंदों की बात करूँ तो चंदों में से किसी ने भी इस मंदिर को नहीं बनाया, बल्कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार जरूर उद्यानचंद ने किया। और जीर्णोद्धार करने के साथ, देखिए जीर्णोद्धार का मतलब होता है पुनर्निर्माण करना। टूट फूट हो रखी होगी तो उसका पुनर्निर्माण का कार्य इसने किया। हालांकि ये पुनर्निर्माण का काम भी देखिए अगला शासक इसके बाद जो आएगा ना, विक्रमचंद ने पूरा कराया, इसके समय नहीं हुआ। और दूसरी बात देखिए, इसके समय जो महत्वपूर्ण चीज़ हो रही है, मैं सबसे ज़्यादा लंबा समय जिसमें अभी थोड़ा सा लूँगा श्रीचंद तिवारी के उसमें, पहले आप लोग ये देख लीजिए।
इसके बाद जो है देखिए हरिचंद, विक्रमचंद, कली कल्याण चंद नामक राजाओं ने शासन किया। विक्रमचंद के समय जो है माल क्षेत्र में सुल्तान मुबारक शाह की सेना द्वारा आक्रमण किया गया। ये क्वेश्चन बाद में आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन यहीं पर आप लोगों ने याद रखना है कि विक्रमचंद के समय माल क्षेत्र जो है, माल क्षेत्र मतलब तराई भाबर में मुबारक शाह की सेना द्वारा आक्रमण किया गया। और इसी उद्यानचंद के समय देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हमारे कुमाऊँ में तिवारी फैमिलीज़ बहुत सारी है। तिवारी आप लोग सुनते हैं, तिवारियों की जो तिवारी हैं, अब त्रिपाठी लिखते हैं या अन्य बहुत सारे नाम लिखते हैं, तो उनके जो पूर्वज हैं जो कि गुजरात के क्या बोलते हैं, गुजरात से आए हैं हमारे यहाँ, और गुजरात से कुमाऊँ पर आए थे। और ये आए किसके समय, उद्यानचंद या ध्यानचंद के समय आए। और उनमें से जो आने वाले सबसे पुराने पूर्वज का नाम था, उसका नाम था श्रीचंद तिवारी। श्रीचंद तिवारी जो है गुजरात से अपने पुत्र के साथ जो है यहाँ पहुँचे। और ये जब यहाँ पहुँचे तो काली कुमाऊँ में जब ये गए तो तब राजा जो है क्या बोलते हैं, राजधानी में नहीं था, कहीं बाहर भ्रमण में थे। तो ये श्रीचंद तिवारी की मुलाकात राजा से नहीं हुई, पर उनके पुत्र की मुलाकात जो है राजा से हो गई। और राजा से मुलाकात न होने से खफा होकर के श्रीचंद तिवारी यहाँ से आकर के कहाँ आ गए, वर्तमान जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा में उस समय खगमरा कोट होता था। अल्मोड़ा को अगर आप लोग देखेंगे ना तो ऊपरी हिस्सा आपका मार्केट है, नीचे जो है जड़ में जो है खगमरा कोट है। तो खगमरा कोट में, खगमरा में कत्यूरी शासक का अड्डा था, या कत्यूरी शासक का क्या था, शासन, या एक तरीके से ये कह लीजिए राज्य था कत्यूरियों का। और कत्यूरी शासक खगमरा कोट में निवासित थे वहाँ पे, ठीक है। तो खगमरा कोट के राजा जो कत्यूरी राजा थे, उनका जो बगीचा था, वर्तमान अल्मोड़ा जो मार्केट है ना, मार्केट में भी तिवारी खोला जो एरिया है, तिवारी खोला बेसिकली अल्मोड़ा की बस सबसे पुरानी बसावट है, आप लोग समझ लीजिए। तो तिवारी खोला के आसपास ही जो है क्या था, वो बगीचा हुआ करता था राजा का। और उस बगीचे में श्रीचंद तिवारी ने अपना क्या बोलते हैं, तंबू गाड़ करके बैठे हुए थे। ये वहीं उसी बगीचे में निवासित हो रहे थे कुछ दिनों से। तो उस बगीचे की कहानी ये आती है कि उस बगीचे से एक दिन एक व्यक्ति जो है, जो राजा का माली रहा होगा, खगमरा कोट के राजा का, तो राजा का माली क्या करता है, कुछ फल लेकर के जा रहा होता है। आप लोगों ने देखा होगा नींबू होता है ना, बड़ा वाला नींबू, जिसे पहाड़ी में चूख कहते हैं, बड़ा वाला नींबू। तो नींबू लेकर के जो है जा रहा था। तो श्रीचंद तिवारी ने बोला कि राजा को ये बोलना ये नींबू ना खाए, क्योंकि इस नींबू के अंदर एक और नींबू है जो कि राजा के लिए अहितकारी साबित होगा। तो श्रीचंद तिवारी क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे ऐसा माना जाता है, और ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता होने के कारण जो है माली को वो बात कही, माली ने वो बात राजा को कही। राजा ने कहा पागल है कोई, ऐसा कैसे कह सकता है। तो राजा ने जब उसे काटा खाने के लिए तो पता चला उसके अंदर सच में एक और नींबू था। तो ऐसी स्थिति में राजा उससे बड़ा प्रभावित हुए, बोला कि उस ब्राह्मण को बुलाया जाए। तो ब्राह्मण को बुलाया गया। तो ब्राह्मण को जब बुलाया गया तो ब्राह्मण ने उनको जो है ज्योतिष शास्त्र का, तो आपके साथ इस तरीके की घटनाक्रम जो भी कुछ ब्राह्मण ने बताया, यानी कि श्रीचंद तिवारी ने बताया। और श्रीचंद तिवारी के बताने के बाद जो है खगमरा कोट का जो कत्यूरी राजा था, उसने कहा कि आपको जो है कुछ तो इनाम मिलना चाहिए। तो क्या इनाम मिलना चाहिए, और दूसरी बात ये कि इसका जो वो है, यानी कि जो ये मेरे साथ जो दोष लगा हुआ है, उस दोष का क्या निवारण है, दोष के निवारण की बात इन्होंने कही। अब दोष के निवारण की जब बात कही तो राजा तिवारी जी ने ये कहा कि दोष का निवारण ये हो सकता है कि आप जिस बगीचे से ये उगा है वो किसी को जो है दान कर दिया जाए। तो दान करने की बात राजा ने सुनी तो उसने कहा कि इतना अच्छे शुभ मुहूर्त पे आप आए हैं, इतने अच्छे समय पे आप आए हैं, मेरी आपने जान बचाई है, तो किसी और को देने से अच्छा मैं क्यों ना आपको दे दूं। तो श्रीचंद तिवारी को जो है खगमरा कोट के जो कत्यूरी शासक थे, उन्होंने तिवारी खोले के आसपास जो अल्मोड़ा की सबसे पुरानी बसावट है वो जो है श्रीचंद तिवारी को दे दी। और श्रीचंद तिवारी को ही अल्मोड़ा का क्या बोला जाता है, अल्मोड़ा नगर का संस्थापक भी बोला जाता है, लोक गाथाओं के अनुसार भी वही है। और देखिए इसे आप लोग विस्तार से, ये कहानी मैंने पहले भी शायद काफल ट्री में ये कहानी छप चुकी है, ये लिंक इसे इधर भी है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, आप लोग पढ़िएगा। लोक गाथाओं में अल्मोड़ा करके एक टाइटल होगा, तो काफल ट्री में मेरा आर्टिकल आप लोग पढ़िएगा, अल्मोड़ा के संबंध में ज़्यादा जानकारी आप लोग वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है बहुत लंबी वीडियो तो नहीं हो रही है आज, अभी है समय, तो एक और राजा हम लोग पढ़ सकते हैं नो डाउट। देखिए अगला शासक आता है आपका
भारती चंद की बात करें तो भारती चंद का समयकाल माना जाता है 1437 से 1477। अब देखिए, पूर्व शासकों की निरंकुशता के कारण जो है विक्रमचंद के समय जनता ने विद्रोह शुरू कर दिया था, और उसी विद्रोह का परिणाम था कि कल्ली कल्याण चंद के समय जो है भारती चंद ने गद्दी प्राप्त कर ली। ये एक गुसाई था, गुसाई या महाराज कुमार था, एक राजकुमार था, और जब जनता का विद्रोह हो रहा था तो उसी समय जो है भारती चंद ने गद्दी हथिया ली। और भारती चंद ने देखिए सबसे बड़े साहसी कदम क्या उठाए। देखिए, अब आप लोग अजय रावत जी के, अगर आप अजय रावत जी को इससे पहले पढ़ा है तो मैंने ऊपर चर्चा करी ना आपको कि अजय रावत जी ये कहते हैं कि ये पहला शासक था जो स्वतंत्र राजा के तौर पर, क्योंकि इसने डोटी को हराया था। पर मैंने आप लोगों को बोला कि 1391 का जो ताम्रपत्र है उसमें गरुड़ ज्ञानचंद को महाराजाधिराज महाराज लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है पहले ही वो स्वतंत्र हो चुके थे। अब इसने जो है इस काम को और बढ़ावा दिया, और क्या किया इसने जो है पड़ोसी राज्यों को जीतने के क्रम में, यानी कि अपने राज्य विस्तार के क्रम में डोटी के राजा जो उस समय थे नरेश मल्ल के विरुद्ध युद्ध अभियान शुरू किया, और कई बार इन्होंने विजय हासिल भी करी। तो वो युद्ध जो है लगभग 12 सालों तक चलता रहा, और ये युद्ध 12 सालों तक चलता रहा। अगर आप लोग सीमावर्ती क्षेत्र देखें, उत्तराखंड का मैप एक बार जहन में बनाएं तो आप लोग देखेंगे कि चंपावत से लेकर के पिथौरागढ़ जितनी ये सीमा काली नदी के पास लगती है, उस पूरी सीमा पर सैनिकों को तैनात किया गया, और ये सैनिक 12 सालों तक उसी सीमा पर रहे बेसिकली। अब उनको केवल खाना पूर्ति वगैरह वगैरह सारी चीज़ें मिल रही थी। तो इसी समय देखिए क्या हुआ, इसी युद्ध के दौरान, इन्हीं 12 सालों के दौरान ऑब्वियस सी बात है, देखिए सैनिकों का स्थानीय महिलाओं के साथ अवैध संबंध स्थापित होने शुरू हो गए, क्योंकि वो घर नहीं जा पा रहे थे या बहुत सारी ऐसी दशाएं थी, तो ये अवैध संबंध स्थापित होने शुरू हुए, जिससे एक जाति का उद्भव हुआ जिसे नायक जाति कहते हैं, क्योंकि ये सेना द्वारा उत्पन्न जाति थी, इसलिए कटक वाली संतानें। आप लोग सेना का पर्यायवाची पढ़ते हैं ना हिंदी में, कटक, तो कटक का मतलब वैसे तो युद्ध होता है बेसिकली, पर फिर भी हम हिंदी की बात करें तो कटक सेना का पर्यायवाची शब्द है, तो कटक वाली संतानें कहते हैं। इसका उद्भव को लेकर या इस जाति का बाद में देखिए, ये जाति इसलिए जानी जाती थी क्योंकि ये छोटे बच्चों से ही एक तरीके से प्रोस्टिट्यूशन का कार्य ये लोग करते थे, और अवैध जो प्रोस्टिट्यूशन का कार्य करने के कारण जो है बाद में इनके उद्धार के लिए या इन्हें मुख्य धारा में शामिल करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। उन प्रयासों को हम राष्ट्रीय आंदोलन के समय पढ़ेंगे। नेक्स्ट राजा देख लीजिए रतनचंद, 1477 से 87। भारती चंद ने कहा जाता है कि अपने जीवन काल में ही जो है अपने बेटे रतनचंद को गद्दी पे बैठा दिया था, और इसके समय एकमात्र जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वो घटनाक्रम आप लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। और मुझे लगता है कि देखिए ये हमारे क्षेत्र में घटित होने वाला सती प्रथा का पहला उदाहरण भी हम देखते हैं। क्यों, देखिए एक तो सती प्रथा का पहला उदाहरण और दूसरा बंदोबस्त का पहला उदाहरण भी यहीं पर है। माना जाता है कि रतनचंद ने क्योंकि सोर क्षेत्र, देखिए सोर क्षेत्र यानी कि वर्तमान पिथौरागढ़ क्षेत्र को जीता, और पिथौरागढ़ क्षेत्र को जीतने के बाद इसने वहाँ बंदोबस्त का कार्य शुरू करवाया, और बंदोबस्त का कार्य या बंदोबस्त की जो जिम्मेदारी दी गई उसे वो दी गई जैंदा किराल नामक कर्मचारी को दी गई। और जैंदा किराल जो है एक तरीके से आदर्श कर्मचारी रहा करता होगा, ईमानदार कर्मचारी था। तो उसने जो 6 पट्टी सोर कहते हैं बेसिकली, 6 पट्टी यानी कि 6 ठाकुरों का जो सोर कहा जाता है, कई बार 9 पट्टी सोर भी कह देते हैं लोग, 6 पट्टी सोर माना जाता है, यानी कि 6 जो ठाकुरों का जो सोर माना जाता था, वहाँ जैंदा किराल ने क्या काम कर दिया कि भू बंदोबस्त कर दिया और वहाँ मोटे मोटे टैक्सेस निर्धारित कर दिए। अब एक दो चीज़ें अहम याद रखिएगा, एक तो ये कि ये पूरे उत्तराखंड में बंदोबस्त का पहला प्रयास या पहला ऐतिहासिक विवरण हमें जानने को मिलता है जैंदा किराल के द्वारा किया गया। और दूसरी बात क्या है, देखिए जब ये बंदोबस्त का काम किया गया तो 6 पट्टी सोर के जो माना जाए सोरियाल करके वैसे भी फेमस रहे हैं पहले से ही, तो जो सोर क्षेत्र के लोग थे या जो माने जाने वाले लोग थे, उन्होंने ये बात सोच ली कि अगर हम ये बंदोबस्त का कार्य पूरा होगा तो डेफिनेटली हमारे पे ऊपर करों का बोझ होगा, यानी कि हमें अब इनकम टैक्स मतलब जो हमें एक इनकम टैक्स नहीं कहा जाना चाहिए, बेसिकली इनकम थी क्या, जो अनाज उत्पादन हो रहा है तो अनाज ही एक तरीके से आई थी, तो जो अनाज जो उत्पादित हो रहा है उसमें बहुत बड़ा टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स के डर के कारण इन्होंने क्या किया, इन्होंने जैंदा किराल की पत्नी को, जब जैंदा किराल काम पर गया हुआ था तो जैंदा किराल की पत्नी को इन्होंने झूठी खबर फैला दी, झूठी खबर दी कि बोला कि जैंदा किराल तो जहाँ जिस क्षेत्र में गए थे वहाँ झड़पें हुई, युद्ध हुआ और युद्ध में जो है जैंदा किराल की डेथ हो गई। जैंदा किराल की पत्नी को ये बात समझा रहे हैं वो लोग कि आपके पति का जो है
निधन हो गया और उनकी अंतिम इच्छा थी कि आप जो है उनके बनाए गए सारे कागजातों के साथ सती हो जाओ। तो माना जाता है, देखिए जयंता किराल की पत्नी ने अपने पति की बात को रखने के लिए बिना किसी शर्त के सारे जो भू बंदोबस्त संबंधी कागजात थे वो सारे कागजात अपने में लिए और वो खुद को आग लगा करके सती हो गई। अब पति तो जिंदा है पर वो सती हो गई बेचारी, जो भी कुछ दशा रही। तो इससे जो है सौर क्षेत्र के लोगों ने क्या किया, अपने को टैक्स से बचाया। दो चीज़ें महत्वपूर्ण सामने निकल करके आ रही है, एक तो देखिए सती प्रथा हमारे यहाँ चलती थी उसका उदाहरण हो गया, दूसरा बंदोबस्त का उदाहरण हो गया। अब कीर्तिचंद आ रहा है। कीर्तिचंद अल्मोड़ा काल का आखिरी चंपावत काल का आखिरी शासक है, तो इसे भी पढ़ लेते हैं, समय ज़्यादा हो गया हो। देखिए अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे कंटिन्यू देखें, आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें और कमेंट में ज़रूर आप लोग बताएं कि आप लोग कहानी के अकॉर्डिंग पढ़ना चाह रहे हैं या फिर उसे कम करते हुए केवल फैक्ट पढ़ना चाह रहे हैं। जैसा पढ़ना चाहते हैं आप लोग बताइए, तो मैं उस हिसाब से आगे कंटिन्यू करूँगा। आप लोगों के कमेंट मेरे लिए अहम इसलिए हैं क्योंकि आप लोग जिस तरीके से कमेंट करेंगे उस तरीके से मैं इसे आगे बढ़ाऊँगा। खैर देखिए, अंतिम शासक जो कि कहाँ का, चंपावत काल का है, तो इसे पढ़ लेते हैं। 1487 से 1505 तक यह नाथ संप्रदाय का अनुयायी था। नाथ संप्रदाय मैंने पहले ही बताया बहुत सारे क्षेत्रों में है। चंपावत का जो बालीश्वर मंदिर है, बालीश्वर मंदिर मतलब बाली के ईश्वर का मंदिर, वो, और दूसरा मल्ला महल का किला, और तीसरा देघाट क्षेत्र, ये तीन हमारे क्षेत्र में नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्रों के तौर पर जाने जाते थे। इसने जो है अल्मोड़ा के 12 मंडल में स्थित बानड़ी देवी के पूर्व में, बानड़ी देवी बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है, बानड़ी देवी के पूर्व में बिसोट कोट, खगमरा कोट, श्यूनरा कोट को जीत करके 12 मंडल क्षेत्र में अधिकार किया। यानी कि अब देखिए ये पश्चिम अभियान की तरफ आ गए, चंपावत से पश्चिम की ओर आने लग गए और वहाँ जो कत्यूरी रहे बचे कुचे कत्यूरी हैं उनको हरा करके वहाँ अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। इन्होंने देखिए क्रमशः इसने पाली, फलदा कोट, कुशिया कुटोली इत्यादि को भी जीत लिया और इसने गढ़वाल के शासक अजयपाल पर आक्रमण किया और उसे पराजित कर जो है लोहबागढ़ी को जीता। अब अजयपाल के समय पे आप लोग पढ़ते भी हैं, अजयपाल ने जो है गढ़वाल का एकीकरण किया वगैरह वगैरह आप लोग सुनते हैं। और उसके बाद जो है उसने 52 जो छोटे छोटे गढ़ थे उनको एकीकृत करके गढ़वाल नामकरण की व्याख्या ऐसी की गई है। और वहीं पर ये बात भी बोली जाती है कि इसने जो है क्या बोलते हैं, कुमाऊं के राजा जो है कीर्तिचंद से ये पराजित हुआ था। और पराजित होने के बाद देखिए इन दोनों की संधि का बड़ा कारण क्या है, आप लोग एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए। अजयपाल को आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो जरूर ये पढ़ा होगा कि अजयपाल क्या था, अजयपाल नाथ संप्रदाय का मानने वाला था ना, वो 84 नाथ सिद्धों में से एक माने जाते हैं अजयपाल, और नाथ संप्रदाय का मानने वाला कीर्तिचंद भी था। और इन्हीं नाथों के द्वारा संधि की गई, याद रखिएगा, इन्हीं नाथों के द्वारा इनके बीच संधि हुई और उसी संधि के चलते देघाट को कुमाऊं गढ़वाल की सीमा निर्धारित की गई है। याद रखिएगा, देघाट अभी अल्मोड़ा में एक छोटा सा कस्बा है, उस कस्बे को जो है अजयपाल और कीर्तिचंद यानी कि कुमाऊं और गढ़वाल के बीच जो है एक क्या बोलते हैं सीमा रेखा बनाई गई, जो कि देघाट नामक स्थान है। और इसका कारण मैंने बताया, देखिए ये भी किसको मानने वाला, नाथ संप्रदाय को, और अजयपाल भी नाथ संप्रदाय को, और नाथों के द्वारा ही जो है ये संधि कंप्लीट करवाई गई। उसके बाद कीर्तिचंद के बाद राजा प्रतापचंद, ताराचंद, माणिकचंद, कल्याणचंद, पूर्णचंद या पूर्णचंद जो है अल्पकालीन शासक हुए। और उसके बाद हम लोग चलेंगे अल्मोड़ा काल में। अल्मोड़ा काल में सबसे पहले भीष्मचंद को पढ़ना है, भीष्मचंद के बाद आप लोग बालो कल्याणचंद, फिर रुद्रचंद, और फिर रुद्रचंद के बाद आप लोग पढ़ेंगे किसे, लक्ष्मणचंद या लक्ष्मीचंद जिसे आप लोग कहते हैं, फिर दिलीप चंद वगैरह वगैरह। बहुत कम रह गया है। फिर बाज बहादुर चंद की तो एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, तो मुझे इसमें ज़्यादा समय नष्ट नहीं करना पड़ेगा। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे आप लोग पढ़ना चाहेंगे। जैसी आपकी प्रतिक्रिया होगी उसी रूप में मैं जो है इन्हें पढ़ाऊँगा और उसी रूप में मैं आगे बढ़ाऊँगा। आप लोगों की प्रतिक्रिया मेरे लिए मोटिवेशन है, इसलिए अहम है कि आप लोग मोटिवेट करते रहें। शुक्रिया आज के लिए।